नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं अनुराग शाह। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज मौजूद है पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रीतम बंदोपाध्याय जी। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, अभी 2-4 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपके नाम से था कि पेंशन फंड जो पीएफआरडीए रेगुलेशन में बदलाव हुआ, जिसमें 49% की जो एफडीआई लिमिट थी उसको 74 कर दिया गया है। तो इसके क्या मायने देखे जाए, इससे क्या बदलेगा ओवरऑल पेंशन के क्षेत्र में, और इससे जो आम सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा? अब देखिए कि पहले से ही हमारे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है पीएफआरडीए एक्ट 2013, उसके तहत जो हमारे एफडीआई लिमिट, ये एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। पहले जब 2013 में ये एक्ट आया था ये 26% था। उसके बाद 2015 में आईआरडीए ने फॉर इंश्योरेंस सेक्टर इसको इंक्रीज़ करके 49% किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा भी 49% हुआ। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे, अभी मार्च में नया नोटिफिकेशन आया, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई का लिमिट जो है 74% किया गया। तो उस लाइन में उसको आगे रखते हुए, बढ़ाते हुए हम लोग जो किया है कि पेंशन फंड में भी हम लोग जो है एफडीआई का लिमिट 74% किया है। हाँ, ये हो सकता है कि इमीडिएटली इसका इफ़ेक्ट कुछ फील ना हो, बट एट द सेम टाइम ये बड़ा ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अभी चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो पेंशन हो, सारे में जो है एफडीआई लिमिट एक ही लाइन पे 74% आ गया। दो जो एग्जिस्टिंग हमारे पेंशन फंड मैनेजर है, 2 या 3, जिनका अभी 49% से थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहा था एफडीआई लिमिट, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट लिमिट हम लोग नहीं देखते हैं, इसमें इनडायरेक्ट लिमिट भी देखते हैं। तो स्पॉन्सर्ड लेवल में अगर कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है उसका इफेक्ट भी इसमें आता है। तो उस हिसाब से ये 2-3 पेंशन फंड मैनेजर का जो इमीडिएट प्रॉब्लम था, उसका स्पॉन्सर का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज करने का अभी वो दिक्कत नहीं रहेगी। बट हाँ, लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली ये एफडीआई का लिमिट जो बढ़ा है इसका बहुत अच्छा एक फ़ायदा आएगा। जब पेंशन फंड मैनेजर्स रियली वायबल होंगे, एक अच्छा वैल्यूएशन उसका मिलेगा, तो ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टर्स आल्सो दे विल टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और उन लोग जो है पेंशन फंड के प्रति और दृष्टि देंगे, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सर, इस साल इस वित्त वर्ष के लिए जो आपने टारगेट रखा है नए सब्सक्राइबर्स का 1 करोड़ का, उसमें 10 लाख तो एनपीएस के थ्रू और 90 लाख अटल पेंशन योजना, तो अभी तक कितना आप लक्ष्य हासिल कर लिया गया है? अभी जहाँ तक फर्स्ट क्वार्टर का सवाल है, हम लोग ने करीब 10 लाख के ऊपर जो है अटल पेंशन योजना का सब्सक्राइबर आया, और करीब 1,60,000 जो है एनपीएस का सब्सक्राइबर आया। तो राफली मान लीजिए 12 लाख के आसपास आया। लेकिन इस मंथ भी अच्छा चल रहा है। इस मंथ तो अटल पेंशन योजना का ऑलरेडी जब हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ 18-20 दिन हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी 5 लाख नया कस्टमर अटल पेंशन योजना का आ गया, और हमारे हिसाब से और 30-35 हज़ार नया एनपीएस का कस्टमर भी आ गया। तो ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है। तो हमारी उम्मीद है कि अगर इस रेट पे ही ग्रोथ मेंटेन रहे तो 1 करोड़ नया कस्टमर इस साल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। सर, फिर भी आप मानते हैं कहीं ना कहीं और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमने कोविड के बाद देखा है कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो अगर और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और पीएफआरडीए जैसा रेगुलेटर है तो उसमें ये एनपीएस प्रोडक्ट को और बढ़ावा मिल सकता है? हाँ, रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से हम ये मानते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो और उसमें अगर पेंशन का बात आ जाती है तो लोग पेंशन को सबसे पीछे रखते हैं। लोग सोचते हैं कि अभी 30-35 साल है, यंग जनरेशन यही सोचते हैं कि 30-35 साल के बाद अगर रिटायरमेंट करना है तो अभी से क्यों सोचना है। लेकिन हम लोग जिस तरह का फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं उसमें वही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका रिटायर्ड लाइफ अच्छा रहे, इसके लिए शुरुआत जितना जल्दी हो उतना
बेहतर रहेगा। इसमें सर एक और चीज़ आती है, जिस तरह से हम भी जो दर्शकों से बात करते तो उनका ये कहना है कि इतना लंबा हम नहीं सोचना चाहते, कभी कुछ ज़रूरत पड़ गई तो हमको विड्रॉ कर पाएंगे नहीं। ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है पार्शियल विड्रॉल में। और ये भी शिकायत आती है पार्शियल विड्रॉल में कि प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, जिसमें आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाते। हाँ, आपने सही बोला है कि लोगों, स्पेशली नया जनरेशन जो है, मिलेनियल्स जिसको हम लोग कहते हैं, उन लोग बहुत दिन तक इन्वेस्ट करके रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपको पेंशन का एक कॉर्पस बनाना है और हम फंड को अर्ली एक्सेस अलाउ कर देते हैं और जितना बार हो सके वो मतलब उसमें से विथड्रॉ कर सकते हैं, तब जो है हम लोग EPFO का भी एक्सपीरियंस देखा कि बहुत सारे लोग जब रिटायर करते हैं इतना बार उन्होंने विड्रॉल कर चुके हैं बाय द टाइम कि उनके पास हार्डली कुछ फंड्स बचा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं अभी सिर्फ 3 बार पार्शियल विड्रॉल अलाउ किया है। जब शुरुआत में इवन NPS में कोई भी पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं था, लेकिन लोगों का जैसे जैसे सुझाव आया उस हिसाब से हम लोग 3 बार अलाउ किए हैं। और फॉर सर्टेन रीज़न, सर्टेन पर्पस, अगर किसी का घर बनाना है या किसी का बच्चों का हायर एजुकेशन है या किसी के घर में बेटा बेटी का शादी है उसके चलते हैं, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया। ऑफ लेट अभी जैसे कोविड के टाइम में इवन कोविड रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग पार्शियल विड्रॉल अलाउ कर दिया था। तो इस तरह का हम लोग अलाउ करते हैं, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा एक्सेस भी नहीं देते हैं ताकि जब लोग रिटायर करेंगे उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट फंड रहे जिसके थ्रू एक अच्छा पेंशन हो। और सर क्या इसको प्रक्रिया को भी थोड़ा इजी किया गया है? इसका प्रक्रिया को भी हम लोगों ने इजी किया है। जो आपने बोला सही था पहले कि पार्शियल विड्रॉल में फॉर्म भरना पड़ता था, उसके साथ आपका किस वजह से आप कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना पड़ता था। अभी हम लोग EPFO का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने अभी जो है पर्सनल डिक्लेरेशन के बेसिस में पार्शियल विड्रॉल देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपनाए हैं। तो अभी जो है आप देखिएगा पार्शियल विड्रॉल का सिस्टम बहुत ही आसान हो जाएगा। उन लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे, पर्सनल डिक्लेरेशन देंगे कि किस पर्पस के लिए उन लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी के पास फिर अप्रूवल के लिए जाना नहीं पड़ेगा और ये प्रक्रिया मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन या आप ही अगर घोषित करते हैं तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। सर एक और चीज़ थी कि एन्युटी खरीदनी बहुत ज़रूरी होती है सुपर एन्यूशन के वक्त में, तो वहाँ पर भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं क्या? अभी जैसे देखिए, अभी तक जो हमारे एक्ट का भी प्रोविज़न था उस हिसाब से एग्जिट के टाइम में आपको एन्युटी लेना ही पड़ेगा। एंड एन्युटी एकमात्र ये था, साधन था कि जिसके तहत आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन हम लोग इसमें गवर्नमेंट को सजेस्ट किए हैं कि एन्युटी के साथ साथ दूसरा भी पे आउट प्रोडक्ट जैसे SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये भी आप लागू करिए ताकि अगर किसी को एन्युटी वो नहीं लेना चाहते हैं तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान दे सकते हैं। अभी ये डिस्कशन के अंदर है क्योंकि ये PFRD एक्ट अमेंडमेंट के लिए गया है। तो जैसे ही ये अमेंड हो जाएगा ये हमारे पास और एक ऑप्शन आ जाएगा कि एन्युटी छोड़ के भी दूसरा जगह भी उन लोग। और सर 5 लाख तक का अगर आपका कॉर्पस है तब आप पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। अभी ये चेंज हम हाल ही में लाया, लास्ट 1 मंथ के अंदर ये लाया, क्योंकि क्या है कि हम लोग देखें कि जिन लोग का अर्ली रिटायरमेंट हो रहा है, जिन लोग लेट ज्वाइन किया था और जिनका कॉर्पस अभी जस्ट 5 लाख तक है, उनका 60% टैक्स फ्री विड्रॉल के बाद 40% जो एन्युटी के लिए बचता है वो सिर्फ 2 लाख रुपया। और एन्युटी का रेट इतना कम है तो 2 लाख में अगर एन्युटी आप लेंगे तो शायद पर मंथ 1000 रुपया भी उनको नहीं मिलेगा। सो इससे बेहतर है कि हम लोग 5 लाख का पूरा एक्सेस उनको दे दें, उस पैसा को वो दूसरे काम में भी लगा सकते हैं। यस सर। सर ये जो सेम डे NAV का कंसेप्ट है डी रिमिट के जरिए, तो इसको लोग कैसे अवेल कर सकते हैं और इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा? अभी देखिए, पहले क्या था कि हम लोग का पैसा आने के बाद 2 दिन हम लोग टाइम लेते थे NAV डिक्लेयर करने के लिए उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, T+2 बोलते हैं। जैसे अगर आप मंडे को अपने पैसा डाला तो वेडनेसडे इवनिंग का नेट एसेट वैल्यू NAV आपको मिल जाएगा।
लेकिन लोगों का डिमांड था, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह देते हैं सेम डे NAV, आप लोग एक कट ऑफ टाइम दे दीजिए, उसके अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो क्यों ना सेम डे का NAV मिल जाए। तो हम लोग इसको वर्कआउट किया हमारे रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, हमारे ट्रस्टी बैंक के साथ, और उनके मदद से हम लोग अभी चालू किया कि 9:30 बजे सुबह तक कोई अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया तो सेम डे इवनिंग का NAV उनको मिल जाएगा। हम लोग ने देखा कि लास्ट अक्टूबर में ये चालू किया, 9 महीना करीब हुआ है, इसमें करीब 425-430 करोड़ का पैसा ये डी रेमिटेंस के थ्रू, वी कॉल इट डायरेक्ट रेमिटेंस, इसके थ्रू आ गया। लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट इसमें है। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जो सुपर एन्यूएशन फंड्स होते हैं उनको रेगुलेशन की बात चल रही है, तो इसको किस तरह से PFRDA रेगुलेट करने का सोच रहा है और इससे जो पेंशन धारक है उनको क्या फ़ायदा होगा? अभी सुपर एन्यूएशन फंड सेल्फ मैनेज सुपर एन्यूएशन फंड होते हैं, जिन लोग पैसा खुद मैनेज करते हैं, और एक उनका इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन होता है। ये गाइडलाइन पहले DFS देता था, अभी ऑफ लेट DEA मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो ये गाइडलाइन देते हैं। उस गाइडलाइन के तहत उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इन लोग क्या करते हैं, पहले जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना अप्रूवल ले लेते हैं ट्रस्ट फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसके बाद पैसा ठीक तरह से इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, या एम्प्लॉय का बेनिफिट ठीक तरह से मिल रहा है कि नहीं, वो देखने वाला कोई रेगुलेटरी बॉडी इसमें नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट को प्रपोज किया, ये जो सेल्फ मैनेज सुपरएन्यूएशन फंड है, जो अभी किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर में नहीं आता है, ना IRDA, ना SEBI, ना PFRDA, इनको PFRDA के रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर इसको लाया जाए। हम लोग इनका सारे प्रक्रिया जो है उसको हम लोग देखेंगे, और अगर इन लोग ठीक तरह से एम्प्लॉय का बेनिफिट दे रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम लोग उनको इंसिस्ट करेंगे कि हमारे साथ वो जुड़ जाए और हमारे यहाँ रजिस्टर हो जाए। यस सर, तो इसमें हम जिस तरह से बात चल रही कि ये बिल इस सत्र में आएगा, तो आगे चल के हम ये भी देख सकते हैं कि क्या जो, क्योंकि PFRDA एक पेंशन फंड का रेगुलेटर है, तो और भी जहां पर पेंशन प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा या फिर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, तो वहां पे एक कॉमन रेगुलेटर होने से और ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस अच्छा हो सकता है। हाँ, ऐसे देखने के लिए तो ये ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन जो है आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। IRDA एग्जिस्टिंग रेगुलेटर है, आप 20-22 साल से वो अपना एरिया देख रहे हैं, उनको रेगुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ से शिफ्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ जो पेंशन स्कीम या जो पेंशन फंड किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर में नहीं है, उसको सारे को समेट के PFRDA के अंदर ले आने का कोशिश कर रहे हैं। सर एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब भी बात होती है NPS की, तो आपने कहा है कि इक्विटी में रिटर्न जो है वो 11% तक आया है, तो और किस तरह से और मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में रन देख रहे हैं और लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश करके रिटर्न किया है, तो यहाँ पे और रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। अभी जैसे प्राइवेट सेक्टर में हम लोग ने ऑलरेडी इक्विटी 75% तक अलाउ कर दिया। कुछ लोग, जिन लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, यंगर जनरेशन है, लोग 75% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट इनिशियली जो डिसाइड किया था कि 15% तक ही इक्विटी में रहेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए उन लोग चाहते थे कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाए, लेकिन 2019 अप्रैल में गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उन्होंने अलाउ किया 50% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जैसे है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस शायद इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग इसके लिए ऑप्ट किए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सोचे समझे और अकॉर्डिंगली इसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये है उनका पर्सनल डिसीजन।
ये गवर्नमेंट के लिए भी उनके ऊपर इम्पोज करना थोड़ा मुश्किल होगा। और सर जिस तरह से जो अब नई इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस आ रही है जहां पर आप BSE 200 NSE 200 और कंपनीज के IPO FPO OFS में निवेश कर पाएंगे, तो यहाँ से भी कुछ अगर पेंशन फंड निवेश करेंगे और रिटर्न मिलेगा तो सब्सक्राइबर्स को फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, और इसके लिए ही ये हमारे प्रयास था कि इन्वेस्टमेंट का यूनिवर्स और भी हम लोग बढ़ाएं, क्योंकि अभी बहुत दिन हो चुका है, हमारे फंड मैनेजर्स भी काफ़ी उन लोग एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। हाँ, तो ये आइडियल टाइम है कि उनको दिया जाए कि IPO FPO OFS इवन नॉन FNO फंड्स ऑल्सो की शेयर्स ऑल्सो, उसमें उन लोग इन्वेस्ट करें और उसका फ़ायदा उठाए, एंड अल्टीमेटली ये फ़ायदा किसको जाएगा? सब्सक्राइबर को ही जाएगा। सर एक और चीज़ इसी कड़ी में आपसे समझना चाहता था कि जो NPS के जरिए एक फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट की भी बात की गई थी, जिसमें सब्सक्राइबर को एक भरोसा दिया जाए कि इतना रिटर्न तो उन्हें मिलेगा ही, तो वो प्रोडक्ट कब तक आ रहे हैं? और जो IRDA के साथ वेरिएबल एन्युटी की बातचीत चल रही है वो किस पड़ाव तक पहुंची है? जहाँ तक आपका मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम के बात है, इसका RFP हम लोग ऑलरेडी फ्लोट कर चुके थे, लेकिन इनिशियल इंटरेस्ट बहुत कम आया, तो इसीलिए हम लोग कुछ कंडीशंस RFP का चेंज करके फिर उसको रीफ्लोट किए हैं। 3 वीक्स का टाइम है, सो आई थिंक कि मिड अगस्त तक हम लोग को बिड्स मिल जाएगा, एंड दिस बिड्स आर कमिंग मोस्टली फ्रॉम वेरी बिग एक्चुरियल फर्म्स एंड वेरी बिग कंसल्टिंग ग्रुप्स हु हैव लॉट ऑफ एक्चुरियल दिस थिंग इनपुट्स। एंड इसमें प्रॉब्लम एक ही चीज़ है, इस तरह का कोई प्रोडक्ट अभी इंडियन मार्केट में नहीं है, तो ज़्यादातर हम लोग जो है इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है उसी के ऊपर भरोसा करके हम लोग चल रहे हैं। तो जैसे ही मिड अगस्त तक हमारे RFP का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे और उसके बाद ये प्रोडक्ट डिज़ाइन होके हम लोग मार्केट में देंगे, पेंशन फंड को देंगे इसको चलाने के लिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन था इसके बारे में, वेरिएबल एन्युटी के बारे में। हाँ, हमारा जो लेटेस्ट कन्वर्सेशन भी हुआ था उसमें शायद वो डिस्कशन अभी तक चल रहा है, उसका कोई फाइनल नतीजा अभी तक नहीं निकला, क्योंकि ये जो था ये था कि इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड एन्युटी, इन्फ्लेशन के साथ ये आगे पीछे हो सकता है एन्युटी रेट। अगर आ जाएगा नथिंग लाइक दैट विल बी डेफिनेटली ए गेम चेंजर, क्योंकि इस तरह का एन्युटी कभी हमारे मार्केट में हम लोग देखे नहीं थे, तो हम लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे इस तरह का कुछ आ जाए, लेकिन अभी तक शायद उसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। सर NPS प्रोडक्ट की जब बात आती है तो सबसे बड़ा जो चुनौती होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कस्टमर को ऑन बोर्ड लेने की, और उसी कड़ी में आपके द्वारा जो इंडिविजुअल एजेंट्स का भी नियम बनाए गए थे, तो उसको किस तरह का रिस्पांस मिला है और कैसी ग्रोथ हो रही है वहाँ पे? अभी ये जो चेंजेस अभी हाल ही में हम लोग लाए लास्ट 1-1.5 महीना के अंदर, हमारे POP रेगुलेशन में पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि इंडिविजुअल्स को भी लाया जाए, तो POP रेगुलेशन में हम लोग बोर्ड के अप्रूवल के जरिए ये चेंज लाया और इसको नोटिफाई भी किया। अभी हम लोग एक गाइडलाइन इशू करने वाले हैं कि ब्रॉड गाइडलाइन कि किस तरह के लोगों को आप ले सकते हो, कि हमारे सोच में जो है जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स, जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर द आइडियल पीपल, क्योंकि इनके पास एक अच्छा क्लाइंटल बेस है, इनका एक अच्छा पकड़ है, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। जैसे बैंकिंग में BCs, हाँ, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, दे हैव ए गुड क्लाइंटल बेस, दे नो द फाइनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट्स, तो इनको लाया जाए। लेकिन इसका ब्रॉड गाइडलाइन एक देके हम लोग POP को छोड़ देंगे, क्योंकि POP को एक्चुअली ये रिक्रूट करना है। अच्छा, तो एक तरह से सर जिस तरह से इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होता है, तो भविष्य में हम देखेंगे बहुत सारे NPS से जुड़े हुए एडवाइज़र होंगे जो आपको पेंशन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। यस सर। सर जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कल ही दीपक पारिक ने जो HDFC लाइफ की AGM में बोला कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को भी अपनी ब्रांचेस पे NPS प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी दी जाए, तो इस पे एज अ PFRDA रेगुलेटर आपका क्या मत है? अब देखिए, जहाँ तक ये जो है पारिक जी का जो ओपिनियन आया है, मैं भी देखा, मैं भी पढ़ा,
ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और भी स्ट्रेंथन करेगा। और अगर देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ का ब्रांच नेटवर्क काफ़ी वाइड है, और अगर उनके थ्रू एनपीएस प्रोडक्ट बेचा जाए, आई बिलीव नथिंग लाइक दैट, विल बी टू हैप्पी टू सपोर्ट दैट। अच्छा सर, मतलब किसी तरह का प्रपोजल आता है तो पीएफआरडी की तरफ से डेफिनेटली विल बी पॉजिटिवली लुकिंग इनटू इट, और उसके बाद उसका जो चेंजेस हमारे यहाँ भी कुछ लाना है तो वो भी जरूर करेंगे। और सर ये जो इन्वेस्टमेंट की गाइडलाइंस है ये कितने दिनों में आ जाएगी, और इसमें क्या मोटा मोटा खाका होगा? इस वीक के अंदर ही आ जाएगी मेरे हिसाब से। 1-2 दिन में ये हमारे वेबसाइट में आना चाहिए। अगर आ गया तो उसी दिन से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे हमने बोला पहले भी, आईपीओ, एफपीओ, एफएस, फिर बीएसई एनएसई 200, फिर जैसे रीट्स इनवीट्स का जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो बॉन्ड्स उन लोग इशू करेंगे, उसमें भी हम लोग इन्वेस्ट करने का स्कोप देंगे। इस तरह का बहुत सारे एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज आप लोग देखेंगे इस बार। बहुत सारे चेंजेस इसमें लाया गया ताकि हमारे जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सुविधा हो, एंड बेसिकली इट विल बेनिफिट द सब्सक्राइबर्स। यस सर। तो मेरा आखिरी सवाल होगा, जो करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं एनपीएस से जुड़े हुए, और वो जब कई बार होता है कि रिटर्न देखते हैं तो उनके मन में घबराहट आ जाती है, तो उनके लिए किस तरह का संदेश होगा, उनको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे उनके जो गोल्स हैं वो फुलफिल हो चुके? अभी देखिए, कोई भी मार्क टू मार्केट फंड हो, जैसे अगर आप इवन म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा लगाते हैं या इंडिविजुअली आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें उतर चढ़ाव होगा। लेकिन एक जो चीज़ मैं बताऊंगा हमारे इन्वेस्टिंग पब्लिक को कि भाई थोड़ा आप पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। ये ट्रेडिंग नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट किया आईपीओ में, कल आईपीओ लिस्टिंग होता है, 50% गेन हुआ तो आप बेच के प्रॉफिट निकाल के चले गए। आपको जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, कम से कम 10-15 साल के लिए सोचना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, ये जितने सारे इंटरेस्ट रेट साइकिल हो या इक्विटी मार्केट का साइकिल हो, हमारा एक्सपीरियंस है ये साइकिल सारे इवन आउट हो जाता है, एंड यू विल गेट ए वेरी वेरी डिसेंट रिटर्न। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, क्योंकि पेंशन भी तो आज ही आप नहीं ले रहे हैं ना, पेंशन के लिए आपको 25-30 साल वेट करना पड़ेगा। तो उस पीरियड के लिए दीजिए। उसके बाद एक सर्टेन रिटर्न आपको मिल गया, उसके बाद आप सोचते हैं कि मेरा इक्विटी में ज़्यादा था, अभी घटाना चाहिए, अब घटा दीजिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में सारे कुछ आपके हाथ में है। आप एसेट एलोकेशन में उसमें घटा दीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दीजिए, विच विल बी मच सेफर। मे बी रिटर्न विल नॉट बी दैट हाई, लेकिन सब सेफ होगा। तो इस तरह का आप देखते रहिए, आपका फंड का परफॉर्मेंस आप वॉच करते रहिए। लेकिन एक दिन का कुछ उतार चढ़ाव हुआ, आपको याद होगा 2020 में पैंडेमिक के पीक में, मार्च एंड में एक वीक में मार्केट कम से कम 50% गिर गया था। लेकिन अगर कोई उस टाइम का एनएवी देख के बोले कि हमारा तो लॉस हो गया। हाँ, तो मेरा सवाल उसी कंटेक्स्ट में था। लेकिन कई सारे दर्शकों के जो हमको फोन आते थे तो उनका यही वो कहना होता था कि रिटायरमेंट का ये फंड है और हम रिटर्न देख रहे हैं तो इतना कम हो गया, तो मैं उन्हीं के लिए आपसे सलाम। तो ये अच्छा प्रश्न है आपका। वो जैसे एक एक्सट्रीम था, दूसरा एक्सट्रीम है 21-22 का। सिर्फ इक्विटी रिटर्न देखेंगे, एवरेज अगर 7-8 फंड मैनेजर का हम देख लें, 66% इक्विटी रिटर्न था। ये भी देख के बहुत ज़्यादा इलेटेड होने का कोई ये नहीं है। ये दो एक्सट्रीम है। सो लेट अस नॉट थिंक अबाउट द एक्सट्रीम, लेट अस थिंक अबाउट द मिडिल पाथ। और मिडिल पाथ जो है लॉन्ग टर्म, जिसमें इस तरह का उतर चढ़ाव जो है सारे कुछ इवन आउट हो जाता है। एंड इवन सम पीपल में आस्क यू कि भाई मैं 60 ईयर्स में रिटायर हो रहा हूँ, अभी मैं पेंशन लेना चाहता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ मार्केट क्रैश हो गया, क्या करें? हम लोग उनको बोला है कि 60% आप विड्रॉ कर लीजिए, 40% एन्युटी के लिए आप 3 साल वेट कर सकते हैं, तब तक आपका फंड ग्रो होगा। और अब तो सर आप 70 तक भी ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं और 75 तक का भी विकल्प है, 75 साल की उम्र तक भी। ये जितने सारे चीज़ दिया ना, ये सब सोच के दिया, बिकॉज आई डू नॉट नो कि मेरा जब 60 होगा या किसी का 60 होगा तब मार्केट कंडीशन क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है, तब भी आपका वेटिंग पीरियड है।
ऐसा नहीं कि उसी दिन आपको फंड से पैसा निकाल के एन्युटी खरीदना है। आप वेट करिए, मार्केट को इम्प्रूव होने दीजिए, 1-2 साल में हो जाता है, उसके बाद आप पैसा निकाल लीजिए। जिस दिन आपको ठीक लगता है निकाल के आप एन्युटी ले लीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग जी।